अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि बारिश की वजह से पाकिस्तान के मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 ओवर्स की कटौती कर दी गई है। डकवर्थ लुईस मेथड के तहत अब ग्रीन शर्ट्स को 41 ओवर्स में 342 रन बनाने होंगे। जिस वक्त बारिश की वजह से खेल रोका गया था उस वक्त तक पाकिस्तान ने एक विकेट पर 160 रन बनाए थे और अभी आपको ये अपडेट करें कि एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर मैच को रोकना पड़ गया है। इस वक्त बाबर आजम और फ़खर जमान क्रीज पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की जानिब से एक विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए जा चुके हैं। हमारे नुमाइंदे भारत से एजाज वसीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज, बताइएगा, एक बार फिर मैच रुक गया है, इस वक्त स्कोर की क्या पोजीशन है, मैच की क्या पोजीशन है और क्या प्रेडिक्शन की जा रही बारिश के हवाले से मजीद? अब हाँ, देखें, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान 21 रन आगे है डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत, क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त 25.3 ओवर्स के अंदर 200 रन स्कोर कर रखे हैं। और अगर मैच बारिश जैसे अभी हुई है, लेकिन ये हल्की बारिश है, ये ज़्यादा बारिश नहीं है। इससे पहले जो बारिश हुई थी जिसकी वजह से 9 ओवर रिड्यूस हुए थे, वो ज़्यादा देर बारिश हुई थी और तेज़ बारिश थी। तो ये अभी तक हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हुई है, तो अंपायर्स ने कवर्स बुला लिए हैं। लेकिन अभी अगर ये बारिश का स्पेल तवील होता है तो मज़ीद ओवर कटेंगे। और पाकिस्तान, खुशी की बात ये है पाकिस्तानी टीम के लिए कि अगर मैच दोबारा शुरू नहीं होता तो पाकिस्तान ये मैच 21 रन से जीत सकता है, क्योंकि पाकिस्तान 21 रन आगे है अभी। जी अच्छा एजाज, मैच होने की सूरत में ये जो प्रेडिक्शन मीटर है ये क्या कहता है पाकिस्तान के आज जीतने के कितने चांसेस हैं? और ज़रा इस मैच की इंपॉर्टेंस के हवाले से भी अगर बात करें तो एक बड़े रन रेट के साथ पाकिस्तान को ये मैच जीतना आज बड़ा ज़रूरी है, इसकी भी ज़रा तफसीलात बताएगा। देखें, रन रेट तो अब, क्योंकि पाकिस्तान ने 35 ओवर के अंदर टारगेट चेज करना था मैच जीतने के लिए, तो अब वो रन रेट तो, क्योंकि एक तो डकवर्थ लुईस लग चुका है और दूसरा फिर पाकिस्तान ने पहले 400 रन कंसीड कर लिए हैं, तो ऐसे में अब वो रन रेट तो पाकिस्तान मेंटेन तो नहीं कर सकता। अलबत्ता रन रेट बेहतर जरूर किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अभी इंग्लैंड के साथ एक मैच बाकी है, न्यूजीलैंड का श्रीलंका के साथ मैच बाकी है। तो ये रन रेट की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि लगता ऐसा है कि न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत जाएगा, और अगर आज पाकिस्तान इनको हरा देता है रन रेट थोड़ा बेहतर करके, तो पाकिस्तान फिर अपना इनके खिलाफ जाकर रन रेट मेंटेन कर सकता है। तो इसलिए अब रन रेट तो हाथ से निकल गया, बट अब मैच जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको दोबारा से अपडेट कर दूँ, ये हमें अपडेट किया गया है यहाँ प्रेस बॉक्स के अंदर कि पाकिस्तान 21 रन DLS के तहत आगे है। अगर मैच दोबारा शुरू नहीं होता तो पाकिस्तान 21 रन से मैच जीत जाएगा। और मैं आपको कट ऑफ टाइम जो है यहाँ लोकल इंडिया का जो कट ऑफ टाइम है मैच शुरू होने का, वो 7:40 तक इंतज़ार किया जाएगा मैच के दोबारा शुरू होने का। लेकिन ये भी इम्कानात हैं कि उससे पहले भी कट ऑफ टाइम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें कुछ देर में मैच रेफरी रिलीज़ कर देगा। लेकिन फिलहाल जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान DLS के तहत 21 रन आगे है सो फार। जी अच्छा एजाज, आज की अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो बॉलर्स की जानिब से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था यकीनन वो कारकर्दगी नज़र नहीं आई। बहुत एक बड़ा टारगेट सामने से जो है मिल गया न्यूजीलैंड की तरफ से, 400 प्लस का टारगेट। लेकिन बैटिंग की अगर बात की जाए तो आज फ़खर और बाबर जमे हुए दिखाई दे रहे हैं क्रीज पर। आज की परफॉर्मेंसेस को ज़रा डिस्कस कीजिएगा। देखिए, अब बॉलिंग में तो पाकिस्तान को वो तो मायूस कुन पाकिस्तान का बॉलिंग का आगाज रहा है, और स्पेशली जो पाकिस्तान के पेसर्स थे, उन पेसर्स की जो लाइन और लेंथ थी वही खराब थी। छक्के अभी भी फ़खर मार रहे हैं। फ़खर इस वक्त इस मैच के अंदर जितनी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 11 छक्के लगाए हैं, 2 छक्के बाबर लगा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को छक्के सिर्फ 8 छक्के लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो चौके लगे हैं वो 46 चौके लगे हैं। तो ग्राउंड शॉट न्यूजीलैंड ने बेहतर अंदाज में खेली है, उसमें फील्ड प्लेसिंग अच्छी नहीं थी पाकिस्तान की। फिर बॉलर्स जहाँ पर फील्डर्स ले रहे थे उस साइड पे गेंद ही नहीं कर रहे थे, ये भी हमने देखा है। और फिर हमारे बॉलर्स ने विकेट टेकिंग बॉलिंग ही नहीं की है। तो एक पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीख में शायद वर्स्ट बॉलिंग आज हमने देखी है। फिर जवाब में जब पाकिस्तान बैटिंग में आया तो फ़खर ने जिस तरीके से पॉजिटिव स्टार्ट लिया है, और देखें एक चीज़ है कि फ़खर इस वर्ल्ड कप के अंदर एक तो अपने घुटने की तकलीफ का शिकार रहे, इसलिए उन्होंने वो जो 4 मैचेस पाकिस्तान हारा है उनका फ़खर हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वो घुटने की इंजरी का शिकार, तकलीफ का शिकार थे। उनकी इंजरी नहीं थी, उनको तकलीफ एक स्टार्ट हुई थी। तो अब वो तकलीफ से निकल उन्होंने पहले बांग्लादेश के खिलाफ
कोलकाता में मैच जितवाया और आज भी वो मैच विनिंग इनिंग्स खेल रहे हैं। और ये फखर की हार्ड हिटिंग की बदौलत, तो उसके 81 गेंदों पर 126 रन की बदौलत पाकिस्तान इस वक्त DLSR के अंदर इस वक्त पाकिस्तान जो है ना 21 रन आगे है। तो अगर डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत ये मैच यहाँ खत्म होता है, बारिश ज़्यादा तेज होती है, तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। सो पॉजिटिव स्टार्ट लिया है पाकिस्तान ने, लेकिन रन रेट मेंटेन जो करना था वो अब वो टारगेट निकल चुका है, क्योंकि मेन टीम मैनेजमेंट भी यही चाह रही होगी कि मैच जीतें। और जब मैं आपसे बात करूं तो बारिश तेज शुरू हो गई है, पहले ड्रिजलिंग थी और अब बकायदा तेज बारिश यहाँ शुरू हो गई है। तो लगता है ऐसा है कि मैच जो है ना अगला आधा घंटा 45 मिनट तो शुरू होने के इम्कानात कम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। और अभी मैच रेफरी कट ऑफ टाइम बता देंगे, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि मैच कट ऑफ 7:40 तक इस मैच का अगर दोबारा आगाज हो गया तो मैच कंटिन्यू रहेगा। अगर 7:40 पर ये लोकल इंडियन टाइम के मुताबिक पाकिस्तान के 6:10 तक मैच जो है ना वो दोबारा शुरू होना है। अच्छा इजाज़, आप खुद स्टेडियम में मौजूद हैं, लुकिंग एट द वेदर कंडीशंस, क्या लग रहा है कि ये 1 घंटा तकरीबन सवा घंटे का टाइम है कट ऑफ टाइम पूरा होने में, उससे पहले लग रहा है कि बारिश रुक जाएगी, और रुक जाती है तो फिर ग्राउंड को क्लियर करना और ये सारी चीज़ें ये पॉसिबल हो पाएगा, दिख रहा है आपको? नहीं, देखें ये जो चन्ना स्वामी स्टेडियम का जो ड्रेन सिस्टम है, यहाँ पर सिर्फ वो जो सेंट्रल विकेट के ऊपर ही कवर्स बिछाए जाते हैं, यहाँ पूरे ग्राउंड में कवर नहीं बिछाए जाते हैं, क्योंकि बाकी ड्रेन सिस्टम इसका बहुत अच्छा है जी। अब क्योंकि टाइम है अभी मैच के शुरू होने में, तो जिस तरीके से बारिश अब तेज शुरू हो गई है। अच्छा एक चीज मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये बारिश के तेज स्पेल होते हैं, होके बारिश निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार मुसलसल बारिश नहीं होती है। तो पहले भी एक स्पेल हुआ था, निकल गया था, फिर मैच दोबारा शुरू हो गया। और अभी जो बारिश ड्रिजलिंग के बाद तेज बारिश स्टार्ट हुई है, अगर ये रुक जाती है तो फिर ठीक है, वरना फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम तो नहीं है इस वक्त, मसला तो न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि पाकिस्तान 21 रन आगे है अभी। और तो कितना वक्त दरकार होगा? एजाज आप कह रहे हैं बारिश तो अभी तेज हो रही है, फिर जाहिर है बारिश के फौरी बाद थोड़ा जरा ग्राउंड को भी सेटल होने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो कितना वक्त दरकार होगा? पाकिस्तान का भी अगर हम स्टैंडर्ड टाइम देखें, या चलें आप इंडिया में मौजूद हैं, तो ये 20 मिनट कितनी देर हम वेट कर सकते हैं? देखिए मावेश, इस वक्त यहाँ इंडिया का लोकल टाइम 6:44 है और 7:40 तक मैच दोबारा शुरू होने का टाइम है। तो 56 मिनट बाकी हैं मैच के दोबारा शुरू होने में ICC रूल्स के तहत। अगर इन 56 मिनट्स के अंदर मैच दोबारा शुरू हो जाता है तो मैच फिर जहां खत्म होगा वहीं पे जाकर खत्म होगा, अपने ओवर रिड्यूस होने के बाद। अगर इन 56 मिनट्स के अंदर बज़ाहिर यही लग रहा है कि जिस तरीके से बारिश अब हो रही है, 15-20 मिनट तो ये बारिश का स्पेल लग रहा है कि चलेगा, और अगला आधा घंटा इसको ग्राउंड खुश करने में लग जाएगा। सो ये 56 मिनट है, ये दुआएं भी करनी चाहिए कि या तो बारिश ज्यादा हो जाए हम पाकिस्तानियों के लिए, या फिर जो है ये जल्दी खत्म हो, ताकि पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान को 9.5 की रन रेट से स्कोर चाहिए था। तो आपने हिकमत अमली चेक की है, मिकी ऑर्थर ने और बाबर आजम ने, जब पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स वापस बैटिंग के लिए आए तो उनके हाथ में पेपर था, और फखर ने वो जो ऐश सऊदी को 3 छक्के लगाए थे, उस वक्त ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो उनको आइडिया था कि हमने वो स्कोर आगे करना है। और हम देखें रन आगे हैं, वो ऐश सऊदी के ओवर के जो 3 छक्के थे उनकी बदौलत ही पाकिस्तान इस वक्त डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत आगे है जी। ठीक है। अच्छा इजाज़, जैसा कि आज के मैच की इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो हम बड़ी बल्कि मुकम्मल तकरीबन मायूसियों के बाद अब एक उम्मीद देख रहे हैं, एक उम्मीद की तरफ हम वापस आ रहे हैं बांग्लादेश के मैच के बाद और आज के मैच की अच्छी परफॉर्मेंस, जो बैटर्स की खासतौर पर अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। तो बारिश की वजह से पिच का जो मिजाज है, पिच का जो रिस्पॉन्स है, यकीनन उसमें भी फ़र्क आता है। तो क्या लगता है कि बैटर्स के लिए ये एक चैलेंजिंग चीज़ साबित होगी, या फिर कोई चीज़ें, ये जो चीज़ें ये फेवर में जा रही हैं बैटर्स के? देखें, अगर पहले हम पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन के ऊपर बात कर लें, तो अब क्योंकि ये मैच डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत जाकर ख़त्म होता है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर भी रिड्यूस हो चुके हैं, तो पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और साथ पाकिस्तान को पॉजिटिव बैटिंग के भी कुछ जो है ना वो रन रेट पाकिस्तान का बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड के रन रेट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। आज पाकिस्तान की जीत के बाद दोनों टीमों के मैचेस भी 8-8 हो जाएंगे और दोनों टीमों के पॉइंट्स भी 8-8 हो जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट न्यूजीलैंड का हमसे आगे है। और फिर दोनों टीमों का एक एक मैच रह जाता है। न्यूजीलैंड ने खेलना है श्रीलंका से 9 तारीख को, और पाकिस्तान ने 11 तारीख को खेलना है इंग्लैंड से। सो ये भी एक पाकिस्तान को एडवांटेज है कि अगर न्यूजीलैंड हरा देता है श्रीलंका को 9 तारीख को,
तो फिर न्यूजीलैंड के 10 पॉइंट हो जाएंगे, और पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को जाके हरा देता है तो पाकिस्तान के भी 10 पॉइंट होंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का 2 दिन बाद मैच होगा, तो तब मिकी ऑर्थर और बाबर के पास ये मार्जिन होगा कि कितने रन रेट के साथ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराना है। और जिस तरीके से ये टीम ने मोमेंटम पकड़ लिया है, बॉलिंग बहुत बुरी की है पाकिस्तान ने, इसमें कोई शक नहीं है, बॉलर्स का एतमाद बहाल करने की जरूरत है। लेकिन जो बैटिंग साइड रिस्पॉन्ड कर रही है, तो वो जो एक उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही थी 400 रन के बाद, पहली इनिंग्स के बाद, कि अब हम भी ये मैच भी लूज कर जाएंगे और वर्ल्ड राइट, यानी सेमीफाइनल तक जाना अब सिर्फ परफॉर्मेंसेज नहीं बल्कि कैलकुलेटेड परफॉर्मेंसेज पर बेस कर रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। एजाज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। इसके पीछे कारफरमा अवामिल में मुल्की क्रिकेट के मंजरनामे ने भी किरदार अदा किया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान तनाव भी देखने में आया। मेगा इवेंट के दौरान चीफ सेलेक्टर के इस्तीफे ने भी ग्रीन शर्ट्स की मुश्किलात में इजाफा किया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की सारी भाग दौड़ ओहदे की मुद्दत में तौसी पर मरकूज रही। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने जैसी परफॉर्मेंस दिखाई सबके सामने है। क्या बोर्ड ने प्लेयर्स को वो माहौल दिया जिसकी बिना पर खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान खींचातानी से मामला खराब हुए। मेगा इवेंट के दौरान ही खिलाड़ियों ने मुआहदे पर दस्तखत करके तनाज़े का खात्मा किया। ये मामला जैसे तैसे हल हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट की पटारी से एक और कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। इस बार चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने मुस्तफी होकर चांद चढ़ाया। प्लेयर्स के तशहीरी और माली मामला देखने वाली एक कंपनी में इनके मुबैना किरदार से मुतालिक पीसीबी की जवाबदेही पर उन्होंने इस्तीफा देकर बोर्ड से राहें जुदा कर ली। पीसीबी ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम करके तहकीकात का आगाज कर दिया। 5 जुलाई को बोर्ड की सरबराही संभालने वाले चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे पर रहने की 4 माह की मुद्दत का आखिरी रोज। शरह के मुताबिक ज़का अशरफ ने इब्तदाई तौर पर वर्ल्ड कप के अख्तिताम तक पोजीशन बचा ली। मेगा इवेंट के अख्तिताम पर इनके हवाले से भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मियांवाली में एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 9 हमलावर जहन्नुम वासिल कर दिए गए। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फजाइया के दिफाई असासों को दहशतगर्दों के हमले में नुकसान नहीं पहुंचा। हमले से 3 गैर फाल तैयारे मुतासर हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर और बरवक्त कार्रवाई से दुश्मन की बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई। पाक अफवाज मुल्क की दिफा के लिए हम वक्त चौकस हैं। मियांवाली में एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 9 हमलावर जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर के मुताबिक हमला सुबह सवेरे किया गया। तहम फौजी जवानों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की। 3 दहशतगर्दों को एयरबेस में दाखिले से कबल ही हलाक कर दिया गया। एयरबेस से मुहलिका इलाके में मौजूद बाकी दहशतगर्दों की नकलो हरकत महदूद करके इन्हें घेर लिया गया। पाक फौज के जवानों ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। मुकाबले के दौरान मजीद 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फजाइया के किसी ऑपरेशनल असासे को दहशतगर्दों के हमले में नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई के दौरान पहले से मतरूक करार देकर फेस आउट किए जाने वाले 3 तैयारे मुतासर हुए। आईएसपीआर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ ये फौरी और मौसर कार्रवाई अमन दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मियांवाली में एयरफोर्स बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर कौमी क़यादत ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई की बिना पर दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकाम हुए। स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर सिंध शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने भी मियांवाली हमले की मजम्मत की है। मियांवाली हमले के खिलाफ कौमी क़यादत यक ज़बान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। कहा, पाक फ़िज़ाइया ने मियांवाली में बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया। हमारी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासिद में हमेशा नाकाम रहेंगे। बिलावल भुट्टो बोले, बचे कुचे दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा, हमले को नाकाम बनाने पर जवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों का किला कुमा हुआ। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार, कौम के बेटे धरती पर कुर्बान। पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। हमले में 14 फौजी जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस 2 गाड़ियों को और मारा जाते हुए हमले का निशाना बनाया गया। पसनी में हमले के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। शोधा की मैयतें मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार,
कौम के बेटे धरती पर कुर्बान। पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। हमले में 14 फौजी जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों को ओरमाड़ा जाते हुए हमले का निशाना बनाया गया। पसनी में हमले के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। शोहदा की मैयतें मकामी अस्पताल मुंतकिल की गईं। शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। शोहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरों और जवानों ने शिरकत की। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ इनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पसनी, गवादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों से मुतालिक कुछ हकायक और अहम इंकशाफात। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनों और टाउट्स की ट्रोलिंग ने हमलों में रॉ के मुलव्वस होने की बात वाज़ेह कर दी है। एक सियासी जमात के ट्रोलर्स भी प्रोपेगेंडे में पेश रहे। पाकिस्तान में 2 बड़े दहशतगर्द हमले, सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनों और टाउट्स की ट्रोलिंग। ताने बाने कहां से मिलते हैं, बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई। पसनी गवादर में हमले में 14 फौजी जवान शहीद। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई। एक जानिब मुल्क दुश्मन अनासिर हमले कर रहे थे, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी गई। 3 नवंबर की रात भारतीय एजेंसी राज से जुड़े एक्स अकाउंट्स फ्रंटल फोर्स, बाबा बनारस और दूसरे कई अकाउंट्स मुतहर्रिक हुए। आज के मियांवाली हमले का इशारा दिया और कहा आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये बात साबित करती है हमलों के पीछे बदनामे जमाना रा का हाथ है। मियांवाली हमला नाकाम होते ही इंडियन मीडिया हरकत में आया। 9 मई की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, खुशियां मनाई और कहा एयरबेस हमले में एयरफोर्स का बड़ा नुकसान हुआ। अफसोसनाक तौर पर एक सियासी जमात से जुड़े कुछ घटिया ट्रोल्स भी हरकत में आए। एक्स अकाउंट से सानिया लजबेला की तर्ज पर पसनी गवादर के शहीद फौजियों की बेहुरमती और हर्जा सराई की। इसी जमात से जुड़े बाहर बैठे घटिया प्रोपेगेंडा करने वाले किराए के ट्रोल्स ने इंतहाई मजमूम अंदाज में जश्न मनाया। कहा 9 मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल जारी है। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में इन अनासिर की मौजूदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी फ्रस्ट्रेशन में सियासी सोशल मीडिया हैंडल्स ने एक मजमूम बयानिया भी शुरू कर दिया। कहा गया सब कुछ स्टेज मैनेज अटैक्स हैं ताकि इलेक्शंस को रोका जा सके। ये बयानिया न सिर्फ एक गलीज तरीन सोच की अक्कासी करता है बल्कि शोहदा और इनकी फैमिलीज की भी शदीद बेतौकीरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में भी जानें कुर्बान की। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हुए। लकी मरवत में दहशतगर्दों ने नायक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान की जान ले ली। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया गया। डिया खान के इलाके कलाची में दहशतगर्दों ने बम धमाका किया। हमले में हवलदार शाहिद इकबाल शहीद हुए। डिया खान में फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। खबर है कि पाकिस्तान में मुकीम आ चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में हिरासत में लिए गए अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में रखा गया है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की वापसी का सिलसिला जारी। 1,60,000 से जायद अफराद पाकिस्तान से चले गए। तुरखम बॉर्डर से 12,689 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके। उधर कोयटा में भी तारकीन वतन को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप्स में रखा जा रहा है। अटक में भी मजीद 44 अफराद को ट्रांजिट कैंप से अफगानिस्तान रवाना किया गया। कराची में सचल के इलाके मदीना कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन किया गया। नामुकम्मल कवायफ पर 15 अफराद को हिरासत में लिया गया। हैदराबाद में भी फैक्ट्री एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया और लोगों के कवायफ चेक किए गए। कराची के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम अफगान तालिब इल्मों का डाटा जमा कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान तलबा से ज़्यादा तादाद तालिबात की है। 121 में से 71 तालिबात हैं। सबसे ज़्यादा 55 तालिब इल्म ज़िला साउथ में ज़ेर तालीम हैं। कोरंगी में 24, सेंट्रल 15, वेस्ट 14, मलीर 7, केमाड़ी 4 और ज़िला ईस्ट में 2 तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। अहलिया के मुताबिक फवाद चौधरी को सादा लिबास अफराद और पुलिस अपने साथ लेकर गई। गुज़िश्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में 13 नवंबर तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की थी। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना आबपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का जुडिशल रिमांड मंजूर करके अडियाला जेल भेज दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने असद कैसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त की।
पुलिस ने बताया कि असद कैसर को खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने असद कैसर की गिरफ्तारी मांगी है। पीटीआई के वकील शुएब शाही ने कहा कि किसी मुकदमे में गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया। अदालत ने असद कैसर का जुडिशल रिमांड मंजूर करते हुए जेल भेजने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के खिलाफ आइंदा हफ्ते अपील दायर की जाएगी। अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अदलिया का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी। आइंदा हफ्ते अदालत उज़्मा में अपील दायर की जाएगी। एडवोकेट जनरल KPK आमिर जावेद ने अपील दायर करने के फैसले की तस्दीक कर दी। कहा, फैसले के खिलाफ अगले हफ्ते अदालत जा रहे हैं। अपील में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। हुकूमत आर्मी एक्ट सेक्शन D2 के ज़ेली सेक्शंस 1, 2 और 59(4) बहाल करने की अपील करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मिशन नाकाम हो गया। खून के प्यासे नेतन्याहू ने अमन की कोशिशों का टका सा जवाब दे दिया। साफ कह दिया, फ़लस्तीन में जंग बंदी नहीं होगी। एंटोनी ब्लिंकन आज मशरिक़ वस्ता ममालिक का दौरा करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन का अमन मिशन नाकाम, इसराइल का आरसी जंग बंदी से साफ इनकार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दूसरी बार तेल अवीव पहुंचे। इसराइल पर जोर दिया इंसानी बुनियादों पर लड़ाई में वक्फा किया जाए। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है। इसके बगैर अमन के लिए कोई शराकतदार नहीं होगा। जंग में कोई दूसरा या तीसरा महाज नहीं खुलना चाहिए। एंटोनी ब्लिंकन की नसीहतें इंसानियत के दुश्मन नेतन्याहू पर असर न कर सकीं। कहा, जंगबंदी पेशकश में यरगमालियों की वापसी शामिल नहीं, पूरी कुव्वत से फौजी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहेंगे। एंटोनी ब्लिंकन अमन मिशन के अगले मरहले में आज मशरिक़ वस्ता ममालिक का दौरा करेंगे। सऊदी अरब, UAE, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें मुतवक्किल हैं। गजा में एम्बुलेंस के काफिले पर हमले से खौफजदा हूँ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का इस्राइली हमले पर इज़हार मज़म्मत। कहा, गजा में अल-शिफा अस्पताल के करीब सड़कों पर लाशों की तस्वीर हौलनाक है। अस्पताल के सामने एम्बुलेंस पर हमले से दहशत ज़दा हो गया हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गजा में जारी जंग रुकनी चाहिए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान मौजूदा निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। तमाम तर वसाइल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के पास हैं। इस निज़ाम में वसाइल किसी सूरत निचली सतह पर नहीं जा सकते। MQM इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए आइनी तरमीम चाहती है। 20 सीटों में MQM के पास 17 सीटें थी। हैदराबाद पूरा था वो और नवाबशाह सक्कर मीरपुर खास इंशाअल्लाह ताला में MPS जीतेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे। फिर जब हमारे पास कोई वोट लेने आएगा वज़ीर आज़म बनने के लिए, उससे फिर हम वजारत नहीं मांगेंगे। हम ये 20 पेजेस का आइनी मुसवदा हमारे पास तैयार है। उसके नंबर और हमारे नंबर मिलाकर हम आइनी तरमीम के ऊपर जाएंगे, जिससे सारे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और सिंध में लोगों के दहलीज पर, दरवाज़ों पर, गलियों में इख्तियारात और वसाइल पहुँचेंगे। ये बात MQM इस बात पे बिलीव करती है कि मुल्क का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो मुल्क के नौजवान जो कि हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किए बगैर पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें वो तालीम देनी पड़ेगी जिसकी इस वक्त दुनिया में डिमांड है। कराची में नशे के आदी अफराद के कत्ल के पुरअसरार वाक़यात। अक्टूबर में 3 नशइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। 2 अफराद को गोली मारी गई। 1 शख्स को तेज़धार आले के वार से कत्ल किया गया। पुलिस अंधे कत्ल की वारदातों का सुराग लगाने में नाकाम है। कराची के नशई निशाने पर 1 महीने में 3 कत्ल, मारने वाला कौन था पता न चल सका। 8 अक्टूबर शरीफाबाद में फायरिंग से इरफान नामी शहरी कत्ल हुआ। 20 अक्टूबर जमशेद क्वार्टर में लाहौती नामी शख्स को गोली मारी गई। 22 अक्टूबर जोहराबाद में रॉबिन की तेज धार आले से जान ली गई। नशे के आदी अफराद के अंधे कत्ल का सुराग न लगाया जा सका। इरफान के कत्ल में शुबा इसके नशई दोस्तों पर किया गया। दर्जनों अफराद को हिरासत में भी लिया गया। जोहराबाद के रॉबिन के कत्ल का मुकदमा तक दर्ज न हुआ। खौफजदा अहले खाना मकान फरोख्त करके पंजाब चले गए। पुलिस ने FIR काटने के बजाय फाइल ही बंद कर दी। पुरअसरार वाक़यात खौफ का बाइस हैं। वजह क्या है? पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम है। कराची के इलाके औरंगी टाउन कस्बा मोड़ के करीब अफसोसनाक हादसे में मां और 7 माह का बच्चा जाँ बहक, बाप शदीद जख्मी। बेकाबू ट्रक ने बिजली का ट्रांसफार्मर गिरा दिया। ड्राइवर मौके से फरार। रमा साल के 10 माह के दौरान शहर क़ायद 575 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। 6000 से ज़ायद जख्मी हुए।
कराची के पीरावत थाने की हुदूद में तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल पर सवार खानदान को कुचल दिया। हादसे में मां सिद्रा और 7 साल रमजान जान बहक हो गए, जबकि बाप मूसा शदीद जख्मी हुआ। अहले खाना का कहना है कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक वाला है मेन रोड के ऊपर, उसने ना देखा ना कुछ, आगे जा रहे थे उसने कुचल दिया। पहले ला के ही कह रहे क्या, वो अपने हिसाब से आ रहा था, ट्रक वाला बहुत स्पीड में था, ना कोई ब्रेक ली, ना कोई हॉर्न दिया, ना कुछ। और मजे की बात ये कि बिल्कुल बच्चे को कुचल के वो फरार हो गया। मूसा के करीबी दोस्त ने मुक़य्यद हज़रात से मूसा की माली मदद की अपील कर दी। हमारे खुद की गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है और टैंकर वाले से भी दरख्वास्त है कि इन लोगों के साथ ताउन करें, क्यों गरीब लोग हैं, ताकि अभी उनको तो वापस कोई नहीं ला सकते, वो तो मर गए, लेकिन ये बाकी जो भाई हॉस्पिटल में पड़े थे में, इनका काम है कि आके उनके इलाज करें। तेज रफ्तार टैंकर खानदान को कुचलने के बाद ट्रांसफार्मर से जा टकराया, जिससे ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। चीपा वेलफेयर तर्जुमान के मुताबिक रवां साल 10 माह के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 575 अफराद जान बहक और 6000 से ज्यादा जख्मी हुए। 10 माह के दौरान जो है 575 के करीब जो है वो लोग रोड हादसात में जान बहक हो चुके हैं। तकरीबन लगभग 6000 से करीब जो है वो लोग जख्मी हैं। शहर में होने वाले अक्सर ट्रैफिक हादसात में हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार हो जाते हैं। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। और खबर है कि कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। 3 अजला में 357 गैर कानूनी तामीरात मिसमार की गईं। DGSBCA के मुताबिक कराची में 956 गैर कानूनी तामीरात रिपोर्ट हुई हैं। तफसीलात वजाहत आबदी की इस रिपोर्ट में जानी। सेंट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ऑपरेशन। कराची में 357 गैर कानूनी तामीरात मिसमार। कराची में आज डिमोलेशन टीमें मुतहरिक। DGSBCA साख खोड़ो कहते हैं 3 अजला में कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो हमारे हार्ट एरियाज हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन में, वो डिस्ट्रिक्ट साउथ है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। तो इन तीनों में हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही जो है वो मुहिम चल रही है। 357 के करीब हमने जो है पोर्शंस हटा लिए हैं। निगरां वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी के मुताबिक रोज 25 से 30 तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। जब तक हम मौजूद हैं करप्शन और करप्ट अफसरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जिनके प्लान अप्रूव नहीं है, उन प्लान को आपको हम डेटा दे सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं। 25 से 30 बिल्डिंगें जो हैं हम रोज तोड़ रहे हैं, सील कर रहे हैं। DGSBCA के मुताबिक कराची में 956 गैर कानूनी तामीरात रिपोर्ट हुई हैं। 2 माह में शहर में गैर कानूनी तामीरात पर काबू पा लिया जाएगा। वजाहत अली आबदी, बोल न्यूज़, कराची। सिंध में फ्लू वायरस वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। सिंध में 7 रोज में 16,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। कराची में भी वाक़यात तेजी से बढ़े हैं। माहिरीन कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बेहतरी लाकर वबा से बचना मुमकिन है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। मौसम की अंगड़ाई कई बीमारियां साथ ले आई। कराची में इन्फ्लुएंजा वायरस वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। नज़ला, खांसी, बुखार, डायरिया और जिस्म में शदीद दर्द वायरस की इब्तदाई अलामात। 7 रोज में सिंध में 16,900 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। 5 साल से कम उम्र के 12,600 से ज्यादा बच्चे मुतासर हुए। कौमी इदारा सेहत ने रिपोर्ट में तस्दीक कर दी। माहिरीन सेहत कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी मौसमी बीमारियों की बड़ी वजह है। लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम क्यों है, उसकी वजह ये है कि हम प्रॉपर हमारी ग़िज़ा नहीं है और हम खाते हैं जंक फूड्स। हमें चाहिए कि हम इस मौसम में सब्ज़ी, दाल, मछली, अंडा, दूध, फ्रेश फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, और बच्चों को भी हम ये समझाएं कि इस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। माहिरीन के मुताबिक इन्फ्लुएंजा वायरस आमतौर पर 7 रोज में कमजोर हो जाता है। बच्चे और बुजुर्ग एहतियात न करें तो उन्हें नमूनिया का खतरा रहता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। IMF ने हुकूमत से जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया है। टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। IMF ने टैक्स महसूलात में किसी किस्म का शॉर्टफॉल भी कबूल करने से इनकार कर दिया है। IMF ने अगली किस्त के लिए अपनी शराइत सख्त कर दी। जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा कैसे होंगे, IMF ने प्लान मांग लिया। तमाम सेक्टर के महसूलात रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए का कहना है कि IMF ने टैक्स वसूली में किसी किस्म का शॉर्टफॉल कबूल करने से इनकार कर दिया है। हुकूमत ने टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात IMF को शेयर कर दी। 49 लाख टैक्स दहिंदगान की तादाद 1 करोड़ तक ले जाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। FBR IMF के मुतालबात से मुताल्लिक रिपोर्ट पीर को पेश करेगा। मुल्क में महंगाई ने लंडा बाजार को भी नचा है। बच्चों के पुराने कपड़े 500 और बड़ों की जैकेट्स 2,000 रुपए तक जा पहुंची। दुकानदार कहते हैं टैक्सेस ने उनका कारोबार तबाह कर दिया है।
कफील अहमद की रिपोर्ट। महंगाई ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया। लुंडा बाजार भी गरीबों के लिए इलाका खैर बनने लगा। कराची में दरामदशुदा पुराने कपड़ों की मार्केट में गरीबों के लिए 200 रुपए में मिलने वाले कपड़े 500 तक जा पहुँचे। महंगाई की वजह से खरीदारों की कम तादाद ही मार्केटों का रुख कर रही है। महंगाई भी उरूज पर है। लुंडे मार्केट में भी महंगाई आ चुकी है। अगर पहले चीज़ कोई 100-300 का मिलता था तो अभी 500 का मिल रहा है। पहले आया करते थे तो बहुत कम रेट में चीज़ें मिल जाती थी तो आसानी होती थी, जाहिर सी बात है। अब तो बहुत ज़्यादा रेट चढ़ गए जिसकी वजह से हमें भी परेशानी होती है। लुंडा बाजार में बच्चों बड़ों सभी के मलबूसात की कीमतों में इजाफा हो गया है। दुकानदार भी सूरत हाल से शदीद मायूस दिखाई देते हैं। काफ़ी प्राइसेस में फ़र्क आ चुका है। जो चीज़ हम पहले खरीदते थे और अभी खरीदने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है ना उसमें। पहले यकीन मान लो 200 में 250 में 500 में घर का खर्चा अच्छा चलता था। किराए बिलों को तुम देख लो, हैरान होता है। शहरियों का कहना है कि डॉलर की कीमत में कमी के बाद अब पुराने कपड़ों की कीमतें भी कम होना चाहिए। लंडा बाजारी कपड़ों की खरीदारी में नुमाया कमी देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि आयद करदा टैक्सेस के बाइस खरीदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म होते जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। मगरबी नेपाल में 6.4 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी। जल्जले से 128 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। जल्जले की शिद्दत भारत में भी महसूस की गई। नेपाल में एक और जलजला, भारत तक जमीन लरस गई। जलजले का मरकज नेपाल के मगरबी सूबे का जिला जाजरकोट था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजला इस कदर शदीद था कि कई इमारतें मुनहदिम और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़कें बंद हो गईं। कई मुकामात से राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुतासरा अजला दूर अफ्तादा इलाके में होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू के कामों में मदद के लिए नेपाली सिक्योरिटी फोर्सेज को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। जलजले के बाद 3 शदीद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। जलजले का असर दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में भी देखा गया। रियासत बहार और मध्य प्रदेश में भी जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर। राजकोट में नरेंद्र मोदी का मंदिर शाइनिंग इंडिया के दावेदारों के लिए मजाक बन गया। बीजेपी इंतहा पसंदों ने मोदी की मूर्ति मंदिर में सजा दी। चढ़ावे के अलावा पूजा पाठ की जाने लगी। भोंडा इक़दाम खुद मोदी के लिए भी परेशानी का बायस बन गया। भारत में इंतहा पसंदी का राज, तवहुमात का रिवाज, वो भी लाइलाज। शाइनिंग इंडिया के शहर राजकोट में मोदी का मंदिर बन गया। भारतीय वजीर आजम को देवता की तरह पूजा जाने लगा। बीजेपी के इंतहा पसंदों का मूर्ति पर चढ़ावे चढ़ाना भी मामूल बन गया। मंदिर बनाने वाले का नाम है ओम प्रकाश। बीजेपी का कारकुन बरसों तक तस्वीर रखकर पूछता रहा, जिसके बाद बाकायदा मूर्ति बनाकर पूजा पाठ शुरू कर दी गई। भोंडे इक़दाम पर भारतीयों की जग हसाई होने लगी। खुद नरेंद्र मोदी ने भी सर पकड़ लिया। बोले, हमारी सकाफत ऐसे मंदिरों की तामीर की तालीम नहीं देती। ये है मोदी का शाइनिंग इंडिया, ये है वो शाहकार जिस पर है इंतहा पसंदी की यलगार। और खबर दें आपको कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में तूफान से 23 अफराद हलाक हो गए। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने यूरोप में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर किया। तूफान से बेल्जियम में 3, फ्रांस में 10, हॉलैंड में 2, जर्मनी में 6, इटली में 1 और स्पेन में 1 शख्स हलाक हुआ। हॉलैंड, स्पेन और बरतानिया समेत यूरोप भर में सैकड़ों परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। टोबा टैक्सिंग में बढ़ते ट्रैफिक हादसात संगीन सूरत अख्तियार कर गए हैं। शहर के दोनों तरफ मोटरवेज होने से यकतरफा शारा पर ट्रैफिक हादसात के दौरान कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान जमील। ट्रैफिक हादसा टोबा टैक्सिंग का देरीना मसला बन गया। M3 और M4 मोटरवेज के दरमियान यकतरफा सड़क पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। सड़क पर चलती तेज रफ्तार गाड़ियों ने कई अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। जाना से लेकर जो M4 है अलर्ट तक, इसको रोड को डबल होना चाहिए। डबल रोड हो जाए तो बेहतर है। इसमें काफ़ी हमारा हादसा भी और ट्रैफिक का बहाव जो कम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। इंसानी जिंदगियां छीनने वाली शाहरा पर हादसात रोकने की आगाही मुहिम तो चलाई जाती है, मगर सड़क को दो रोया करने के इक़दाम नहीं किए जाते। शहरियों को सिर्फ तसल्ली देकर ही काम चलाया जा रहा है। ट्रैफिक हादसात के अंदर शिद्दत हो चुकी है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। यहाँ पर आए रोज हादसात होते हैं। तो मैं हुक्मरानों से ये मुतालबा करूँगा कि फौरी तौर पर डबल रोड बनाया जाए और हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक के कंट्रोल को बेहतर किया जाए। ट्रैफिक हादसात में कई शहरियों ने अपने प्यारों को खो दिया, जबकि बहुत से तालिब इल्म भी तालीम के हुसूल में हादसात की नजर हो गए। मोटरवेज के दरमियान शाहरा को डबल करने से कीमती जानों को बचाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मियां उस्मान जमील, बोल न्यूज़, टोबा टैक्सिंग। खैरपुर में खवातीन और बच्चों के लिए बनाया गया पार्क अदम तवज्जुही की नजर हो गया, जिसकी हालत जार इंतजामिया को मुंह चिढ़ा रही है। देखते हैं मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट। खैरपुर का लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क इस हाल को ना पहुंचता
तो सदाए एहतजाज भी कभी बुलंद ना होती। इंतजामी नाअहली के सबब ये पार्क किसी रेतीले मैदान का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ खवातीन और बच्चे तो नहीं आते, ताहम कचरा कुंडी समझकर गाय चरने जरूर आ जाती हैं। ना इसमें ग्रास है, ना इसमें ग्रिलें हैं, दीवारें सब तोड़ के ले गए, ग्रिलें भी ले गए, चौकीदार माली है वो भी तनख्वाहें लेते हैं, यहाँ पर कोई नहीं आते। लिहाजा बाला हुक्काम से और म्यूनसिपलिटी से गुजारिश करते हैं कि इस पाल को बहाल किया जाए। बोल से गुफ्तगू में मकामी अफराद ने अपील की कि पार्क की हालत बदली जाए। सेहतमंद तफरीह सेहतमंद माशरे की जमानत है। इंतजामिया को शहरियों की पुकार पर कान धरना होगा। कबीरवाला के नवाही इलाकों में गलघोटू की वबा फूट पड़ी, कीमती जानवर हलाक होने लगे। अस्पतालों में अदविया नायाब, वेटनरी अमले ने बाजार से अदविया खरीदने का मशवरा दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कबीरवाला के नवाही इलाके कंड सरगाना, बड़ज सरगाना, कतालपुर, कोट इस्लाम, पुल बागड़, अब्दुल हकीम और दीगर देहातों में बैल गाय और भैंसों में गुल घोटों की बीमारी फैल गई, जिसके बाइस मवेशी पाल हजरात और किसानों के कीमती जानवर हलाक होने लगे। वेटरनरी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। गल घोटू की बीमारी साढ़े इलाके बड़ी फैल चुकी है जी। 4-5 जानवर मार चुके हैं 2-4 दिन पहले। हाजिर टाइम भी जी हाजिर बड़े जानवर साढ़े बीमार खलोते हैं। कोई डॉक्टर साहब सानू कोई दवाई वगैरह मुहैया नहीं कर रहा है, वादे जी वैक्सीन मिलती कोई नहीं पे। मुतासरा मवेशी मालकान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से वेटरनरी अस्पतालों में गुल घोटों के इलाज की अद्वियात की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। अहमदपुर सियाल के इलाके कोट बहादुर में मक्की मदनी मस्जिद इंतजामिया का अहसन इक़दाम, इस्लामिक क्विज़, नातिया और तकरीरी मुकाबले मुनक़िद। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों और मदारस के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तफसीलात अम्मार यासर की रिपोर्ट में। पूर से कोट बहादुर में मक्की मदनी मस्जिद बच्चों के जहनी सलाहियत निखारने लगी। इस्लामिक क्विज, नातिया और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद। पोजीशन लेने वाली टीमों को इनामात से भी नवाजा गया। फर्स्ट प्राइज एंड द क्विज कंपटीशन। प्रोग्राम इंतजामिया कमेटी का कहना था कि बच्चों के साथ साथ शहरियों से भी मुख्तलिफ इस्लामी सवालात किए जाते हैं ताकि शहरी भी इस्लामी तालीमात से रोशनास हो सके। शहरियों ने मक्की मदनी मस्जिद इंतजामिया की काविश को सराहा। इनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, बोल न्यूज, अहमदपुर सियाल। ओकाड़ा में कैंप दारुल एहसान के ज़ेरे निगरानी चलने वाला मुनफरिद इदारा कुरान महल अपनी मिसाल आप है, जहां शहीद होने वाले कुरान पाक, मुक़द्दस औराक और नादिर नुस्खों को बगैर किसी मुआवजे के महफूज किया जाता है। ओकाड़ा की सरजमीन पर कब्रिस्तान घोड़े शाह से मुल्हिका एक ऐसा कुरान महल बनाया गया है जहां चंद ग्राम से लेकर कई किलो वजनी कुरान पाक के नादिर नुस्खे मौजूद हैं। कुरान महल में सदियों पुराने मुख्तलिफ ज़बानों में लिखे जाने वाले कुरान पाक मौजूद हैं। कुरान महल में शहीद होने वाले कुरान पाक और औराक को महफूज बनाया जाता है, जिनकी बिला मुआवजा बाइंडिंग के बाद कुरान पाक को दोबारा पढ़ने के लिए मुकम्मल किया जाता है। एक कुरानी महल ओकाड़ा दे विच तामीर किया गया है सिर्फ इस मकसद वास्ते ताकि लोग कुरान पाक जिहड़े शहीद ने, औराक शहीद ने, वो इधर उधर ना सुटन, ना ही पानी च बहान, ते सन पहुँचा दें और असी इन्हों सही तरीके दे नाल इनू सही जगह पे पहुँचाता जाए। मैं 10 साल से तकरीबन इसकी खिदमत कर रहा हूँ फी सबीलिल्लाह, और ये कुरान पाक जो आते हैं हमारे पास, ये हम उनको महफूज करते हैं जिल्द नई साजी के साथ। कुरान महल की टीम गुज़िश्ता 10 सालों से बगैर किसी मुआवजे के खुदा की खुशनुदी के लिए काम कर रही है। गुज़श्ता 10 सालों से कुरान महल की जो टीम है बगैर किसी मुआवजे के मुक़द्दस औराक और कुरान करीम जो शहीद हैं उनको महफूज बनाती है ताकि इसको बेअदबी से बचाया जा सके। कैमरामैन शराफत रजा और उमर चौधरी के साथ रौन नदीम, बोल न्यूज़, उकाड़ा। सिंध के तारीखी शहर खामोशां की शान मिर्ज़ा ईसा खान तरखान का मकबरा मकली के कब्रिस्तान में ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं। मकबरे की खुसूसियात पर देखते हैं नज़ाकत शाह की रिपोर्ट। जिंदगी में शाहजहां का गवर्नर, मौत के बाद शानदार मकबरे का मकीन मिर्ज़ा ईसा खान तरखान, जिन्होंने जीते जी ही अपनी अब्दी आरामगाह तामीर करवा दी थी। मकबरे के सतूनों पर खूबसूरत संग तराशी की गई है। सतूनों, शानदार दालान और मखसूस गुंबद की वजह से अपनी एक अलग खूबसूरती रखता है। ये आलमी विरसे में भी मकबरा शामिल है और मैं कहता हूँ दुनिया का दूसरे नंबर का कब्रिस्तान है। इसमें सबसे खूबसूरत मकबरा जो है मिर्ज़ा ईसा खान का है। इस मकबरे का फ़न तामीर आगरा में फतेहपुर सुकेरी के तामीरात से मिलता जुलता है। मकबरे की दीवारों के ऊपर गुंबद है। यहाँ फूल पत्तियों, बेलों और शहद जैसे नमूनों की नफीस संग तराशी के सिवा कुरान शरीफ की आयात और फ़ारसी ख़त की जो तहरीरें हैं उनकी खूबसूरती की तो आप मिसाल नहीं दे सकते। देखने वाला देखता रह जाता है।
शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी मैच में पाकिस्तान को फातेह करार दे दिया गया है। बारिश ने यह मैच पाकिस्तान के नाम कर दिया है। बारिश ना रुकी, पाकिस्तान फातेह करार दे दिया गया है। कट ऑफ टाइम मुकम्मल होते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 21 रन की बढ़तरी डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जो करार दी गई थी उसकी वजह से पाकिस्तान ने यह मैच जीत लिया है। आपको बताएं कि न्यूजीलैंड ने आज पहले बैटिंग करते हुए 401 रन बनाए थे, जिसके बाद बड़ी मायूसी के बादल छा गए थे कि आज ये पाकिस्तान के लिए मैच जीतना नामुमकिन हो चुका है तकरीबन। लेकिन हुआ ये कि बारिश ने अपना बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया है इसके अंदर और 2 बार बारिश की वजह से वक्फा हुआ। पहले ओवर्स महदूद किए गए, जिसके बाद ये तय किया गया कि अगर कट ऑफ टाइम तक ये मैच दोबारा शुरू नहीं होता तो डकवर्थ लुइस मेथड के तहत अब तक जो स्कोर बन चुका है उसमें, यानी कि पाकिस्तान ने 25 ओवर्स में 200 रन अब तक स्कोर किए थे और उस स्कोर के तहत पाकिस्तान को 21 रन की बढ़तरी हासिल थी और अगर ये मैच शुरू नहीं होता तो पाकिस्तान को फातेह करार दिया जाएगा और कट ऑफ टाइम मुकम्मल हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज के इस मैच का फातेह करार दे दिया गया है। इंतहाई मायूसियों के बादल छा चुके थे पाकिस्तान टीम के लिए इस पूरे वर्ल्ड कप में, जब बैक टू बैक पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन गुज़िश्ता मैच जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेला पाकिस्तान ने, उसमें भी पाकिस्तान को जीत नसीब हुई। उसके बाद आज का मैच जिसमें 401 रन का पहाड़ इनके सामने पाकिस्तान के सामने मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग अच्छी की गई। ख़ास तौर पर फ़खर जमान और बाबर आजम ने बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। फ़खर जमान 81 रन बनाकर 81 गेंदों पर 126 रन और बाबर आजम 63 रन पर 66 रन बनाने में कामयाब हो सके। एजाज हमारे साथ है, फराज उनसे बात करते हैं। बहुत ही खुशी की खबर क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तान के लिए काफी दिन के बाद आई है, तो एजाज क्या तासुरात हैं? टीम की कारकर्दगी भी आज कंपैरेटिवली अच्छी थी, लेकिन शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो बारिश का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या कहते हैं एजाज? और देखिए, बारिश से ज्यादा फखर जमान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि फखर जमान ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है उस इनिंग्स से पाकिस्तान को फायदा मिला है। क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट जो था वो हमने पावर प्ले के अंदर तो कभी छक्के ही नहीं मारे थे। 1 साल गुजर गया, 1000 ओवर गुजर गए, हमने कभी पावर प्ले में छक्के नहीं लगाए थे। ये तो फखर जमान की मेहरबानी को उसने 11 छक्के लगाए और बाबर ने एक एंड पे विकेट संभाले रखा और हम अपना जो रन रेट था उसको मेंटेन किया, तभी 21 रन पाकिस्तान आगे है, इसीलिए पाकिस्तान को ये जीत मिली है। वरना जिस तरीके का हम इस वर्ल्ड कप के अंदर बैटिंग करते चले आए हैं, आप मुझे बताएं, अगर वो पुरानी हम अपनी ओपनिंग जोड़ी या पुराना बैटिंग का अंदाज देख लें तो हमने कहां 200 रन करना था इतने कम ओवर्स के अंदर। सो पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान ने तेज खेला, उसकी वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इजाज़, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैच और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।